हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी माध्यम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की 6 क्लास की एनसीईआरटी, जो यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में एंड मेंस, और 6-7 की क्लास के एनसीईआरटी जो होती है उसे डायरेक्ट हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है, जो हम पीवाईक्यू के माध्यम से इसको देखेंगे। पीवाईक्यू वेरी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए, जो हम इसको पीवाईक्यू के माध्यम से भी तैयार करेंगे। इस चैप्टर को देखेंगे आज क्या, कब, कहाँ और कैसे। अध्याय 1 है ये, कैसे पता लगाएं। अतीत के बारे में बात हो रही है। अतीत के बारे में यहाँ से हम देखते हैं अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम लोगों की जीवनचर्या को जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकार, संगीत, फिर वैज्ञानिकों की जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यानी उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे, कैसे नाटक देखा करते थे, कौन कौन से गीत लोग गाते थे, इस सब चीजों के बारे में हम इसको जान सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे। नर्मदा नदी का पता लगा। अभी हम देखते हैं नर्मदा नदी का लोकेशन कहाँ है। कई लाख वर्ष पहले, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। कौन से? नर्मदा नदी के। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। आप देखेंगे कि सबसे पहले नगर स्थापित कहाँ होता है। लोग रहना कहाँ पसंद करते हैं? जहाँ पानी हो, हाँ, खाने के लिए हो। जैसे लोग नदियों और तालाबों के पास आसपास रहना ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि नदी के आसपास पानी मिल जाती थी, उपजाऊ भूमि होती थी, जो फल फूल होते थे वो लोग खाते थे। और जो जानवर होते थे, जानवर क्या है कि पानी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। तो जानवर अक्सर जाकर के तालाब और नदियों के किनारे रहते थे। तो उस टाइम के लोग शिकारी हुआ करते थे, आखिर तक जानवरों का शिकार करके खाया करते थे। तो वहां पर वो चीजें भी मिल जाती थी, मांस वगैरह उन लोगों को खाने के लिए। तो भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। जानवरों का आखेट भी करते थे, यानी शिकार भी करते थे वो लोग। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी का पता लगाओ। सुलेमान और किरथर, ये पहले क्या था कि अखंड भारत जब था, तो ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियां पाकिस्तान में पड़ता है, ये भारत का हुआ करता था, अखंड भारत। ये है सुलेमान और किरथर। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं, यहाँ सुलेमान और किरथक, इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। ये कुछ अन्य क्षेत्र थे। ये उत्तर पूर्व गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी का पता लगा, ये भी देखेंगे। उत्तर पूर्व गारो, ये है गारो पहाड़ी, और क्या मध्य में विंध्य पहाड़ी, ये आपका विंध्य पहाड़ी यहाँ है, ये विंध्य पहाड़ी। कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में चावल की फसल को उपजाना आरंभ हुआ। क्या सही है ये? आप बताएं। किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में चावल की फसल को उपजाना आरंभ हुआ।
विंध्य पहाड़ियों के क्षेत्र में गेहूं और जौ की फसल से कृषि का विकास हुआ। ये दोनों गलत है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है। दोनों गलत है। ऑप्शन डी है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि सुलेमान कृथक पहाड़ी में सबसे पहले गेहूं जौ जैसी फसल आरंभ हुआ, ना कि विंध्य पहाड़ियों में। ठीक है, तो ये गलत हो गया। कृथक पहाड़ी क्षेत्र में चावल की फसल को उपजाना आरंभ हुआ, ये गलत है, क्योंकि गेहूं और जौ फसल का उपजाना आरंभ किया गया था। और विंध्य पहाड़ी में आपने देखा कि चावल उपजाया गया सबसे पहले। आगे देखते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदी का पता लगाओ। सिंधु, आप यहाँ पे इनकी सहायक नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। अभी आगे देखते हैं। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। सिंधु नदी, आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अभी देखेंगे इसको। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में है मगध, मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। मगध के बारे में आप देखा है। मगध का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार था। इसके बारे में, मगध के बारे में अगर छोटा सा देखें, यहाँ मैंने लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। मगध की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से, पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत है। यह दक्षिण बिहार में स्थित था, जो कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। सोन नदी के बारे में देख लेते हैं। सोन नदी यमुना नदी के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। गंगा के दक्षिणी में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन में काल में मगध, वर्तमान बिहार में के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्य की स्थापना की गई, यह भी आपने पढ़ा है यहाँ पे। तो मगध के बारे में जाना। मगध का लोकेशन यहाँ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, बिहार में, वर्तमान बिहार में है। 16 महाजनपद हुआ करते थे। देख लेते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। उस समय यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था, यानी वो यात्रा कर सकते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। पहाड़ियां, एक बार फिर मानचित्र को देखें। देखेंगे। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। यानी भारत का जो भारतीय उपमहाद्वीप है, पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था।
उन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सकें। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उप महाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग आए और यहीं बस गए। लोगों की इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। जो लोग बाहर से आए, जैसे हम देखते हैं यूनानी लोग आए, ईरानी आए, तो आए ये लोग भारत में आए और यहीं बस गए। और उनकी संस्कृति, जैसे हम मुगल को देखते हैं, मुगल जब आए यहाँ पे भारत में तो यहीं बस गए। तो उनके इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देख लेते हैं देश के नाम, देश का नाम कैसे क्या पड़ा। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहा जाता है। इंडस किससे निकला है? इंडिया से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, यानी इसको हिंदोस कहा। अभी दिखाते हैं आपको। ये जो पार्ट है, ये जो यूनानी जो आए यूनानी, ये पार्ट को इन्होंने हिंदोस कहा और इसके उत्तरी भाग को क्या कहा? इसके उत्तरी भाग को भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृत ऋग्वेद में मिलती है। सबसे पहला ऋग्वेद है, जो बाद में इसका प्रयोग देश में होने लगा। ऋग्वेद 4 वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये कितनी पुरानी है? ये 3500 वर्ष पुरानी है। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पांडुलिपि, अभिलेख हो गया, अभिलेख आदि हो गए। कैसे? इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण, ये पुस्तक क्या है? हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। पांडुलिपि, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा मेनु, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा ताड़पत्र और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखे जाते हैं। किससे? ये मैन्युस्क्रिप्ट होता है, क्रिप्ट होता है ये पांडुलिपि, किसे ताम्र पत्रों पर लिखा जाता है। और हिमालय क्षेत्र में जो एक उगता है भुर्ज नामक पौधा, उसके छाल पर लिखी जाती है। इतने वर्षों में इसमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी कई ऐसी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। मंदिर और विहार। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। प्राकृतिक भाषा, ये जो है, इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं और जबकि अन्य प्राकृत तमिल में है। ध्यान रखिएगा। और प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण मिलते हैं। अभिलेख किस पर? पत्थर और धातु जैसे कठोर चीजों पर लिखी जाती है। कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। जैसे आपने देखा होगा कि अशोक पहला शासक था जिसने
जनता को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया, अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया अशोक ने, जिसकी मतलब कई सारे अरामाइक भाषा में इसके अभिलेख मिलते हैं, सबसे ज्यादा ब्राह्मी और अरामाइक, अभी आगे देखेंगे। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा भी करते हैं। अभी यहाँ देखते हैं लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान कंधार से प्राप्त हुआ। ये जो अभिलेख है ना, वर्तमान कंधार से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्णित करवाया गया था। इस शासक के विषय में हम क्या है अध्याय 8 में पढ़ेंगे अच्छे से, अशोक के बारे में। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे हम हिंदी लिखते हैं, ये हिंदी एक भाषा है, तो हम किस लिपि का प्रयोग करते हैं? देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे है, कुछ अगर लिखते हैं तो एक लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों और संकेतकों से बनी होती हैं। दो चीज, अक्षर और संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब एक भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे हम आपको हिंदी भाषा में पढ़ा रहे हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरामाइक नामक दो भिन्न लिपि और तथा भाषाओं में है। आरामाइक क्या है? एक लिपि है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता है। पुरातात्विद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। पुरातात्विक क्या करते हैं? पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्द ही नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी स्रोत। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। एक चीज हम देखते हैं, बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है ये। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 47 वर्ष पूर्व होता था। 47 वर्ष पूर्व ऐसे पात्र का प्रयोग होता था। और दाएं एक चांदी का सिक्का है ये। इस तरह का सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। अगर हम देखते हैं आगे, अतीत एक या अनेक। अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन में रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाज का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज हम अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर
शिकार करके तथा फल फूल के संग्रहण द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उस समय विजय का लेखा जोखा करते हैं। क्योंकि आपने देखा ना, अभिलेख वगैरह थे, जो अभिलेखों में मतलब विजयों का उल्लेख होता था। अभी आप पहले पढ़े थे हम लोग, तो ऐसे तो शासकों तथा उनके लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में हम काफी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष